ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने बहुत सारे कुछ हिस्ट्री के कुछ हिस्ट्री पढ़ ली थी, कुछ ऑर्गेनिजम्स को, कुछ एक्सपेरिमेंट्स को हमने स्टडी कर लिया था। लुईस पास्चर के बारे में आपको बताया गया था कि उन्होंने किस तरह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिनाई किया, डिसप्रूव किया, अपना उन्होंने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, सो उन्होंने काफ़ी हद तक स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव भी कर दिया था, और उसके बाद भी जो है और फिर उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए थे, जिससे ये साबित हो गया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो डिसप्रूव होती है और उसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग थे जो, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि अभी भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिनाई नहीं करते थे, वो अभी भी उसी पे बिलीव कर रहे थे। तो फिर आफ्टर पास्चर एक और रिसर्चर आए जिनका नाम था टिंडल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव करने की कोशिश की। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली ये जो थ्योरी थी, आप कह सकते हैं कि 1.5 सेंचुरी तक जो है लोग इस पर बिलीव करते थे, और बहुत काफ़ी टाइम लगा इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी इसको डिसप्रूव करने के लिए। तो टिंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, टिंडल ने भी जो है ब्रॉथ ली, और ब्रॉथ को उन्होंने जो है स्टेराइल किया। अच्छा जी, स्टेराइल करने का क्या तरीका था, अभी भी क्या तरीका है स्टेराइल किसी भी चीज़ को, कोई ब्रॉथ है या कोई फूड पार्टिकल है, तो उसको किस तरह से स्टेराइल करते हैं। वाटर को हम किस तरह से स्टेराइल करते हैं, हम क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी जर्म्स है या उसके अंदर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है तो वो किल हो जाए। तो टिंडल ने भी यही किया, उन्होंने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉथ ली। ठीक है, लिक्विड मीडिया लिया, डिफरेंट टाइप का था वो। ठीक है, कुछ बिल्कुल शुगर मीडिया था, बिल्कुल जो उन्होंने ब्रॉथ बनाई थी वो सिर्फ शुगर ईस्ट से बनाई थी। कुछ ऐसी ब्रॉथ थी जो कि उन्होंने सिंपल न्यूट्रिएंट से बनाई थी। कुछ ऐसी ब्रॉथ थी जो कि उन्होंने जो है क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स मीडिया या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से जो है ब्रॉथ बनाई थी। ठीक है, इन्होंने डिफरेंट ब्रॉथ्स ली थी और उनको डिफरेंट टाइम के लिए जो है बॉइलिंग की थी। लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने एक शुगर ब्रॉथ ली, ठीक है, और उसको 5 मिनट के लिए जो है स्टेराइल किया, यानी बॉयल किया। ठीक है, तो बॉयल करने से क्या हुआ, ये ज्यूम कर लिया गया कि ओके सारे ऑर्गेनिजम्स किल हो गए हैं। अब इस ब्रॉथ को जो है हम अच्छी तरह से पैक करके रखेंगे, तो इसके अंदर कोई भी, या इसको बिल्कुल लॉक कर देंगे, सील पैक कर देंगे, तो इसमें अब कोई जो है ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होगा। ठीक है, प्लस इसको जो है डस्ट और एयर से भी बचाया जाए। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने और भी ब्रॉथ्स की, एक ब्रॉथ उन्होंने की। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने क्या, टिंडल ने और क्या किया, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि डिफरेंट जो ब्रॉथ होती हैं, डिफरेंट मटेरियल से जो बनी हुई होती हैं, जितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होगा। कुछ ब्रॉथ ऐसी होंगी, कुछ इन्फ्यूजन्स ऐसे होंगे जो कि 5 मिनट्स में स्टेराइल हो जाएंगी, लेकिन कुछ ब्रॉथ ऐसी होती हैं जिनको 5 से ज़्यादा 5 आवर्स भी लग जाते हैं स्टेराइल करने में। ठीक है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी ब्रॉथ्स हैं जिनको अगर आप 5 आवर्स भी बॉयल कर लो, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स या कुछ ऐसे टाइनी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जो कि जिनको किल करना या जिनको हीट से भी किल करना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, उन पार्टिकल्स को जो है बाद में जाके एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने उन पार्टिकल्स को नाम दिया एंडोस्पोर्स।
यानी एंडोस्पोर्स का नाम दिया, यानी उन्होंने कहा कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक हीटिंग देने के बाद उनको स्टेराइल करने, कोई भी जो ब्रॉथ है उसको स्टेराइल करने के बाद भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो 5-5 घंटे तक हमने बॉइलिंग दी उसके बाद भी वो किल नहीं हो रहे। तो वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ब खुद अपने अंदर बना रहा है और वो हीट से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी हीट की वजह से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टिंडल ने जो है ये बात इस तरह से प्रूव की कि कुछ ऐसे पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं, कुछ जर्म्स जैसे कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, तो वो माइक्रोब्स तो किल हो जाते हैं, जल्दी किल हो जाते हैं, कुछ 5 मिनट बाद किल हो जाते हैं, कुछ 10 मिनट लगता है, किसी को जो है 1 घंटा लगता है किल होने में। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर जो कि हीटिंग से किल नहीं होते। ठीक है, ये टिंडल का एक्सपेरिमेंट था। और इसी तरह से आफ्टर टिंडल जो जर्मन बॉटनिस्ट थे उन्होंने ऐसे पार्टिकल्स को जो हीट से रेजिस्टेंट होते हैं और वो किल नहीं हो पा रहे होते उसको नाम दिया एज अ एंडोस्पोर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए दैट वाज रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो रॉबर्ट रॉबर्ट कोच भी जो है इन्हीं सब पर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये स्टडी किया, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये पार्टिकल्स जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ये एक खास डिजीज हो रही थी उन दिनों में जिससे कह रहे थे बेसिलस, सॉरी उस जिसका नाम था एंथ्रेक्स। ठीक है, तो कोच ने जो है ये डिस्कवर किया कि जो डिफरेंट फील्ड्स होती थी, लाइफ स्टॉक होते थे, उनमें एक डिजीज हो जाया करती थी जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स लाइक कैटल्स, शीप्स, काउज, ये सब जो होते थे ये क्योंकि ग्रॉस ग्रेजिंग एनिमल, ये ग्रेजिंग एनिमल्स होते थे, ये जो है हर्बीवोरस होते थे, ग्रास, सॉइल वगैरह जो होती थी वहाँ ये ग्रास खाते थे। तो फिर क्या होता था कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में एक डिजीज थी, इन्हीं कैटल्स में ये डिजीज थी जो फैल जाती थी और अचानक क्या होता था कि ऑर्गेनिज्म जो काउ होती थी या शीप्स होती थी वो किल हो जाती थी। तो रॉबर्ट कोच ने इस डिजीज के ऊपर काम किया कि भाई ये ऐसी क्या डिजीज है और ये डिजीज क्यों हो रही है। तो पता ये चला कि ये डिजीज जो हो रही है वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बैसिलस, उस बैसिलस की वजह से हो रही है। और ये जो बैसिलस, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये जो बैसिलस होता है ये एक खास किस्म के स्मॉल छोटे छोटे से पार्टिकल्स बना देता है विद इन इट्स बॉडी। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ही ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स बना देता है और ये पार्टिकल्स जो है सॉइल में ट्रांसमिट होते हैं। और ये जब सॉइल में ट्रांसमिट होते हैं तो फिर वो एनिमल जो ग्रास ग्रेजिंग है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होंगे जो प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स खा रहे होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर जो है ये स्मॉल एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। और फिर एनिमल जब उसको खाता है तो फिर वो डिजीज, तो वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर चला जाता है, फिर वो अपने आप को डेवलप करता है और उसकी वजह से उसको डिजीज हो जाती है। फिर इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी कैटल उस फील्ड पर ग्रेज कर रहे होंगे वहाँ एंडोस्पोर्स होंगे बैसिलस के, और ऑर्गेनिज्म और जो जितने भी ऑर्गेनिज्म वो प्लांट को या ग्रास को खाएंगे वो सब किल हो जाएंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने ये थ्योरी दी कि बैसिलस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एंथ्रेक्स कॉज कर रहा है। ठीक है, और एंथ्रेक्स या बैसिलस जो होता है वो एंडोस्पोर्स बनाता है। अब एंडोस्पोर्स क्या है कि ये फॉर एग्जांपल आपका बैक्टीरिया येलो में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया। समटाइम्स होता क्या है कि बैक्टीरिया को जब पता चलता है कि अच्छा भाई अब उसकी किलिंग होने वाली है, उसकी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो वो क्या करता है कि अपने अंदर ही एक छोटा सा जो है स्पोर बना लेता है। ठीक है, एक ऐसा छोटा सा स्पोर बना लेता है जिसकी वजह से वो स्पोर क्या होता है कि वो हीट रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर कितना भी आप हीट दे दो, कुछ भी कर लो, वो हीट रेजिस्टेंट हो जाता है।
ठीक है। जैसे फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये किसी ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म की जब बॉडी में ये स्पोर चला जाता है तो फिर वो फौरन से अपने आप को बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है। आप ठीक है, तो क्या होता है कि बैसिलस क्या करता है कि एंडोस्पोर बनाता है विद इन द बॉडी। ठीक है, इसलिए एंडोस्पोर कह रहे हैं क्योंकि ये इनसाइड द बैक्टीरियल सेल बनता है। कुछ स्पोर्स होते हैं जो आउटसाइड द सेल बनते हैं, उसे हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने ये स्टडी किया कि बैसिलस जो होता है वो ये एंडोस्पोर्स बनाता है जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सॉइल में ट्रांसमिट हो जाते हैं, सॉइल से ये प्लांट में जाते हैं और प्लांट से जो है ये एनिमल में जाते हैं। और एनिमल जो है जब इन स्पोर्स को खा लेता है या इनको कंज्यूम कर लेता है तो वो डिजीज उसको हो जाती है और फिर ये डिजीज की वजह से ऑर्गेनिज्म की जो है डेथ हो जाती है। अच्छा जी, स्पोर्स आर प्रेजेंट इन हे, इस तरह से जो सूखी घास है उसे हे कहा जा रहा है। तो ये हे इसके ऊपर क्योंकि जो है एनिमल रिलाई करता है, इसे खा रहा होता है, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि हे जो होता है उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के, बैसिलस एंथ्रेक्स के। ठीक है, पेस्चर ने इससे ही बात पता चली कि पेस्चर ने इन्फ्यूजन जो यूज की थी, पेस्चर ने जो ब्रॉथ यूज की थी वो जस्ट शुगर और ईस्ट से बनी हुई थी और उसमें कोई इस तरह के जो है प्लांट पार्टिकल्स उन्होंने नहीं लिए थे या उन्होंने हे नहीं लिया था, हे की इन्फ्यूजन या हे का ब्रॉथ नहीं बनाया था। इस वजह से उनका उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें स्टरलिटी जो थी या उसमें जो जब वो हीट कर रहे थे तो उनकी ब्रॉथ जल्दी स्टेराइल हो जाती थी। जबकि टिंडल ने बाद में जो डिफरेंट ब्रॉथ ली थी और फिर उन्होंने बताया था कि डिफरेंट टाइम पीरियड लगता है उन सब ब्रॉथ को, अलग अलग ब्रॉथ को बॉईल करने के लिए, अलग अलग ब्रॉथ को स्टेराइल करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ ब्रॉथ ऐसी होती हैं जिनके अंदर हे पार्टिकल्स होते हैं तो उसके अंदर स्पोर्स आ जाते हैं और स्पोर्स आ जाते हैं तो फिर उनको हीट किलिंग करना या हीट के थ्रू किल करना मुश्किल हो जाता है। सो ये बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया। स्टिल एक क्वेश्चन था जिसको पूछा गया और या जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल रहा कि व्हाट वाज द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब आया, कहाँ से आया, किस तरह से उसकी एवोल्यूशन हुई और फिर कब तक कितना उसने अब तक कितना और ज्यादा वो एवोल्यूट हो चुका है, कितना एवोल्यूशन उसके अंदर आ चुकी है। तो लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत कुछ हुए, लेकिन स्टिल no one has the answer. ठीक है, currently suggests that microorganisms have grown at a very high temperature in the absence of oxygen. एक ये स्टडी या एक ये assumption दिया जा सकता है कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ग्रो हो सकते थे। यानी कि अगर बात की जाए कि बिल्कुल बहुत अर्ली टाइम की बात की जाए जब अर्थ बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडी थी, हर तरफ जो है सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अर्थ जो है क्योंकि अर्थ पे सबसे ज्यादा वोल्केनो वगैरह और फट रही थी और बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। तो पहले अर्थ बहुत ज्यादा हॉट थी, फिर आहिस्ता 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 जाकर ठंडी होती रही। तो वो जो एक एक्सट्रीम कंडीशन थी जब बहुत ज्यादा हॉट थी, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा ठंडी हो गई और बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहे। तो ये कहा जा सकता है कि उस टाइम पर भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे और वो इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स को रेजिस्ट कर रहे थे और उन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में जो है वो जिंदा थे। इनफैक्ट फिर वो आपस में फिर वो एवोल्यूशन होती रही और फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी बने जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी जिंदा रहते थे। फिर बाद में ऑक्सीजन आ गई तो फिर उन्होंने फिर अपने आप को एवोल्यूट किया, फिर एवोल्यूशन हुई और फिर ये ऑर्गेनिजम्स जो है कन्वर्ट हो गए इनटू ऑक्सीजनेटेड या ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, इसी का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में और यूज किया जा सकता है।
सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी है क्या? माइक्रोबायोलॉजी वो स्टडी है या आप कह सकते हो बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम सिर्फ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स या वो स्मॉल पार्टिकल्स या वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको मैग्नीफाई करना होता है, फिर ही हम उन ऑर्गेनिजम्स को देख सकेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग उनको हम डिफरेंट नाम दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट क्या नाम दिया गया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, कुछ को माइक्रोब्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग जो साइंटिफिक नाम नहीं देते या जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको जर्म्स भी कहते हैं, लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है वो उन्हें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेगा। इसके अलावा उसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मतलब माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। जब उनको आइडेंटिफाई किया जाता है तो फिर कुछ को बैक्टीरिया का नाम दिया गया, कुछ को वायरसेस का नाम दिया गया, कुछ को फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड हेलमिंथस का नाम दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर properties, according to their characteristics, according to their physical and chemical properties। उनको उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए और उन ग्रुप्स को जो है नाम दिया गया। अच्छा जी, माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट डिसिप्लिन्स आ जाते हैं। अभी माइक्रोबायोलॉजी जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रही है, प्लस मेडिसिन में भी यूज हो रही है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी मेडिसिन में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ यूज हो रही है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, माइक्रोबायोलॉजी deals with many diverse biological disciplines including human, microbe, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, जेनेटिक्स यूज हो रही है, मेटाबॉलिज्म, इन्फेक्शन, डिजीज, ड्रग थेरेपी, इम्यूनोलॉजी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी, यहाँ सब जगह जो है माइक्रोबायोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी की। अगर बात की जाए तो इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी में हम ज्यादातर जो स्टडी करते हैं वो हम पढ़ते हैं डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया है या वायरस है, जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, कौन कौन से सेल्स बनते हैं, किस तरह से बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर एंटर हो गया है तो उसको किस तरह से फाइट करके बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये सारी चीजें हम जो है इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम सीरोलॉजी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सीरोलॉजी क्या है कि हम सीरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो जो बॉडी के सेल, बॉडी का जो ब्लड है या बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या उसके अंदर चेंजेस आती हैं, तो ये हम सीरोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर एलर्जी भी, एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी जो है इम्यूनोलॉजी में ही हम स्टडी करते हैं कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल एंडोस्पोर है, ठीक है, या स्मॉल अदर पार्टिकल्स हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पॉलन एक एरिया, एक खास टाइम आता है, या कुछ लोग जो होते हैं जिनको एलर्जी होती है इन स्मॉल पार्टिकल्स से या पॉलन ग्रेन से या फिर एंडोस्पोर्स से, जो डस्ट वगैरह चल रही होती है तो वो उनको एलर्जी होती है, तो वो डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं, किसी को छींके आने लगती है, किसी को जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि आप मेटल या ज्वेलरी पहन रहे होते हैं तो आपके जो है बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं, स्मॉल स्मॉल से जो है क्या नाम है, दाने, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, ये सब एलर्जिक रिएक्शन में होता है। तो एलर्जी और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी जो होते हैं ये सब हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं पब्लिक हेल्थ, माइक्रोबायोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी।
ठीक है। पब्लिक हेल्थ, माइक्रोबायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी एक ही चीज है, ठीक है। आप है पब्लिक हेल्थ बोल दो या एपिडेमियोलॉजी बोल दो, इसमें हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह से डिजीज कॉज कर रहा है, और ये किस तरह से उस डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा है, उसको ट्रांसमिट कैसे कर रहा है, और प्लस हम ये भी पढ़ते हैं कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उसको क्या क्या प्रिवेंशंस लिए जाएं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं। ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी के लिए जो है एक नहीं बल्कि दो जो है बड़े बड़े से ग्लोबल इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो कि इन सब माइक्रोब्स जो कि इन सबको स्टडी करते हैं। वो ये मॉनिटर करते हैं कि एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है तो वो किस तरह से डिजीज कॉज कर रहा है, कितना वो ट्रांसमिट करेगा, और उसको किस तरह से क्या मतलब किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे, उसको किस तरह से रोके जाएगा। तो वो जो दो ग्लोबल इंस्टीट्यूट हैं दैट इज कॉल्ड सीडीसी एंड डब्ल्यूएचओ। सीडीसी क्या है, सेंटर फॉर हेल्थ, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और दूसरा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो कि पूरी दुनिया में काम करते हैं और स्टडी करते हैं कि कोई पैथोजेनिक डिजीज किसी खास एरिया में है तो उसको कैसे उसकी क्या वो कैसे क्या पैटर्न है, कैसे डिजीज कॉज कर रही है, कितना वो ट्रांसमिट होगी, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट जो है एपिडेमियोलॉजी पर या पब्लिक हेल्थ पर काम करते हैं। फिर आ जाते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। फूड माइक्रोबायोलॉजी या डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट है, वाटर में, मरीन में, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है प्रेजेंट होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस है माइक्रोबायोलॉजी की जहां हम इनको स्टडी करते हैं। तो फूड में कैसे वो जो है चेंजेस कर रहे हैं, किस तरह से वो फूड के थ्रू डिजीज कॉज कर सकते हैं, कैसे फूड का टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक हम जैसे चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, योगर्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो है, वैसे तो मिल्क होता है, ठीक है, मिल्क होता है, मिल्क को हम चीज में कन्वर्ट कर देते, मिल्क को हम योगर्ट में कन्वर्ट कर देते। ठीक है। तो ये सब हम किस तरह से कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे होते हैं। तो इनकी सारी स्टडी जो होती है वो हम फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे होते हैं। एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी अगेन वाटर में कहाँ कहाँ वाटर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और वो क्या क्या जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है नहीं हो रही, ये सारी चीजें हम एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर आ जाते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह से हमारे क्रॉप्स के साथ इंटरेक्ट करता है, फील्ड क्रॉप जो होती है किस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और हम किस तरह से हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो हमारे पास जो क्रॉप है उसको किस तरह से हम बेटर बना सकते हैं, किस तरह से हाई क्वांटिटी में और अपनी क्रॉप प्रोडक्शन या हमारा फूड प्रोडक्शन की जा सकती है। और एक और चीज होती है कि हम यूजुअली क्रॉप को बचाने के लिए डिफरेंट पैथोजेंस के साथ से बचाने के लिए, डिफरेंट इंसेक्ट या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से बचाने के लिए हम जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। तो हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए हम इन पेस्टिसाइड्स का यूज खत्म करें, और इन पेस्टिसाइड्स की बजाय हम केमिकल पेस्टिसाइड्स की बजाय हम बायो पेस्टिसाइड्स पर आए। बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि बेस्ट ऐसे तरीके अपनाए जाए कि हम मतलब यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करें और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हम अपनी क्रॉप को बचा लें बनिस्बत इसके कि हम हार्मफुल केमिकल यूज करें। ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी आ जाती बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है हम डीएनए को स्टडी करते हैं, ठीक है, और फिर अगर हमें उस डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस कैसे होंगी, क्या होंगी, और उन चेंजेस की वजह से हम कहाँ कहाँ वो चेंजेस यूज कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, उनका डीएनए चेंज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम ऑयल स्पिल्स की बात करें कि तो बहुत नेचुरली कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि समंदर में तेल जो है बहुत ज्यादा पेट्रोल जो है स्पिल हो गया था, तो उसको कैसे अब खत्म किया जाए, क्योंकि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए, एक्वेटिक मरीन जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर हमने क्या किया, कुछ नेचुरल ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने, नेचुरल माइक्रोब्स थे उनको हमने यूज किया ताकि ये ऑयल स्पिल्स को जो है खत्म कर लें, उनको कंज्यूम कर लें। कुछ हमने क्या किया कि उन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़ी सी उनके जीन के अंदर मॉडिफिकेशन की कि वो ऑर्गेनिज्म पहले स्लो रेट पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे थे, उनको हमने स्पीड अप कर दिया। ठीक है, ये सारा काम जो हम करते हैं, जो हम उसके जीन्स में चेंजेस कर रहे होते हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए टेक्नोलॉजी में आ जाता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में भी अगेन वही सब कुछ आ जाता है कि किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए अपनी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब हम बियर प्रोडक्शन हो रही होती है, वाइन प्रोडक्शन हो रही होती है, अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा बनाए जा रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा बनाई जा रही होती है। वो किस तरह से बनाई जा रही होती है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए जो है हम अपनी प्रोडक्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये सब भी जो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक।